Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 12th, that is microbes in human welfare. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो हमने पिछले सेशन में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था. मोर स्पेसिफिकली हमने यहाँ एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करी थी. जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी पिछले 20th सेंचुरी के अंदर, और इसी डिस्कवरी ने ह्यूमन हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. जो एंटीबायोटिक टर्म है वो दो वर्ड्स को मिलके बना है. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ. तो यानी कि ये अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन ये जो वर्ड अगेंस्ट लाइफ है ये ह्यूमन बीइंग के बारे में यहाँ नहीं बात हो रही है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में बात हो रही है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं. अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक एज ए प्रो लाइफ काम करती है, यानी कि हमारी लाइफ को इंक्रीज़ करवाने में काम करती है. जो सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलियम, और जो पेनिसिलिन है ये बेसिकली पहली एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर की गई थी, और इसके साथ साथ ये एक चांस डिस्कवरी भी थी. यानी कि साइंटिस्ट इन एक्चुअली एंटीबायोटिक को नहीं डिस्कवर कर रहे थे, वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, और उसी टाइम पे बाय चांस उनको एंटीबायोटिक मिल गई. जो साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था, और एक दिन उसने देखा कि उसकी जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है वहाँ पे कुछ एक ऐसा माउल्ड ग्रो हो रहा है जिसके आसपास वो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे. तो उसने जब उसको स्टडी किया तो उस माउल्ड को उसने नाम दिया पेनिसिलिन. किस चीज़ के बेसिस पे नाम दिया? कि वो जो माउल्ड था वो एक फंगस का माउल्ड था, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम. तो इसी फंगस के नाम पे फिर पेनिसिलिन नाम रखा गया उस माउल्ड का. इसके अलावा दो और साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे. इन दोनों ने एंटीबायोटिक्स के ऊपर और स्टडी करी, और जो मॉडर्न डे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको मॉडिफाई करवाने में मदद करवाई. इसीलिए इन तीनों साइंटिस्ट यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, तीनों को 1945 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था उनकी इस डिस्कवरी के लिए. तो अब हम शुरू करेंगे हमारे अगले टॉपिक से, जो कि है केमिकल्स, एंजाइम्स and other bioactive molecules. The microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohol and enzymes. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम कमर्शियल यूज़ भी लेते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी काम करते हैं, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो गए, अल्कोहल हो गई, एंजाइम्स हो गए. इनको हम यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इनका प्रोडक्शन करवाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर, इट्स अ फंगस of citric acid.
Acetobacter aceti, a bacterium of acetic acid. Clostridium botulism, a bacterium of butyric acid. And Lactobacillus, a bacterium of lactic acid. तो अब एग्ज़ाम्पल है, ऐसे हमने बोला कि हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से। तो एग्ज़ाम्पल है कि एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, और इस फंगस से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, और इससे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एक और वो है बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और इससे ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड वन मोर इज लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नीट के पेपर में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि कौन से बैक्टीरिया या कौन से फंगस यानी कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से टाइप का एसिड प्रोड्यूस होता है। या तो आपको बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर आपको फर्दर ये बताना होगा कि उससे कौन सा एसिड बन रहा है। यीस्ट Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol. एक यीस्ट है जिसका नाम है Saccharomyces cerevisiae, और इसी को हम ब्यूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, जो कि ब्रेड फॉर्मेशन में भी काम में आ रही थी, और इसके साथ साथ फर्मेंटेड बेवरेजेस के प्रोडक्शन में भी मदद करवा रही थी, और लास्ट में वहाँ पे माल्टेड सीरियल से इथेनॉल का प्रोडक्शन ये करवा रही थी। तो इसी का हम यूज़ करते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है अलग अलग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। जो लाइपेज है इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके के डिटर्जेंट फार्मूलाज बनाने के लिए, यानी कि अलग अलग डिटर्जेंट बनाने के लिए लाइपेज का यूज़ किया जाता है। एंड ये जो डिटर्जेंट फार्मूलेशन हुआ, यानी कि जो डिटर्जेंट बनाया गया, ये कपड़ों में से जो ऑयली स्ट्रेन्स हैं, यानी कि कुछ भी ऑयल से रिलेटेड जो दाग हैं उसको हटाने के काम में आते हैं। तो यानी लाइपेज का यूज़ हो रहा है लॉन्ड्री के प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर, मोर स्पेसिफिकली डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बोटल्ड फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लीनर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो बोटल्ड फ्रूट जूस हैं, यानी कि जो जूसेस हम मार्केट से ख़रीदते हैं वो ज़्यादा क्लीन होते हैं एज़ कंपेयर टू अगर हम हमारे घर के अंदर जूस बनाएं तो। दिस इज़ बिकॉज द बोटल्ड जूस आर क्लियरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो मार्केट में जो जूस बिकते हैं वो पहले ट्रीट किए जाते हैं पैक्टिनेजेस के साथ और प्रोटीएजेस के साथ।
और इन्हीं की वजह से जो मार्केट से ख़रीदे हुए फ्रूट जूसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रियल फ्रूट जूसेस आते हैं, ये ट्रीटेड होते हैं और ज़्यादा क्लीन होते हैं एज़ कंपेयर टू अगर हम घर पे उस जूस को बनाएं तो। स्ट्रेप्टोकाइनेज produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clot from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। वहीं एक और है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसको प्रोड्यूस करवाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से और इसको जेनेटिक मॉडिफाई करवाया गया है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कोई ना कोई तरीके का चेंज या मैनिपुलेशन इसके अंदर करवाया गया है और इसको हम एज ए क्लॉट बस्टर भी यूज़ करते हैं ताकि हम क्लोट्स को रिमूव कर सकें ब्लड वेसल से। और जो पेशेंट हैं मोर स्पेसिफिकली जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है जिनसे उनका हार्ट अटैक हो सकता है, तो इन्हीं के लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आता है उसको यूज़ किया जाता है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसको हम क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी आता है एज वेल एज CBSE में भी आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम और क्या बोलते हैं या फिर कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको हम एज ए क्लॉट बस्टर डिनोट करते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस करवाया गया है, इसको हम एज ए क्लॉट बस्टर यूज़ करते हैं और ऐसे पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं जो कि हाल फिलहाल में ही जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है जिससे उनको हार्ट अटैक आया हो सकता है। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient, is produced by the fungus Trichoderma polysporum। तो एक तरीके का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसा एजेंट जो कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता हो, यानी कि उसको कम कर देता हो। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट काम करता है। लेकिन हम तो हमेशा बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को वीक क्यों करवा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये जिन पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनके अंदर ये काम आता है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी और दूसरे फॉरेन बॉडी से वो ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हम ऑलरेडी 8th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और मोर स्पेसिफिकली जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो क्या करती है, यहाँ पे काम करती है और उसके पास एक एबिलिटी प्रेजेंट होती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। तो अगर इसके पास ये एबिलिटी है
तो ये क्या करेगी कि वो जो फॉरेन ऑर्गन जो हमने ट्रांसप्लांट करवाया है ये उसको रिजेक्ट करवा देगी, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमने तो बाहर से वो ऑर्गन लिया है ताकि हमारी बॉडी धीरे धीरे उसके अडेप्ट हो सके। तो इसीलिए हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करवा देंगे, यानी उसको कम करवा देंगे। अगर इम्यून सिस्टम कम हो गया तो वो क्या होगा कि वो इतनी जल्दी चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और वो जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी के साथ ब्लेंड अप हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उस टाइम पे उसको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स दी जाती हैं। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक टाइप के सप्रेसिव एजेंट का ही काम करता है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? एक फंगस से ये प्रोड्यूस करवाया जाता है और उस फंगस को हम नाम जो है वो है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो यानी साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय the yeast Monoscus purpureus has been commercialized as blood cholesterol lowering agent। तो इसके अलावा एक और बायोमोलिक्यूल है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, दैट इज़ स्ट्रेटिन। तो ये जो स्ट्रेटिन है ये एक यीस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है और उस यीस्ट का नाम है मोनेस्कस परपरेसिस। इट हैज़ बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और ये जो स्ट्रेटिन है इसको कैसे यूज़ किया जाता है कि ये ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करवाने में मदद करवाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? द करेक्ट आंसर विल बी स्टैटिन। और कहाँ से प्रोड्यूस करवाया गया? ये प्रोड्यूस करवाया गया एक यीस्ट से जिसका नाम है मोनस्कस परपरेसिस। इट एक्ट बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करवाता है? तो ये क्या करेगा, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इनिबिट करवाने में मदद करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम है अगर ये कम प्रोड्यूस होगा या फिर ये प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, ऑलरेडी इसके साथ कंपटीशन शुरू किया और इसको प्रोड्यूस नहीं होने दिया, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारे ब्लड के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं हर साल नीट के पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस, इवन मोर देन वन क्वेश्चंस भी पेपर में आता ही आता है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ मेंशन करी गई हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स को मेंशन किया गया है, तो आपको वो सारे ऑर्गेनिक एसिड एज वेल एज वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। जितने एंजाइम्स मेंशन किए गए हैं वो पता होने चाहिए।
कि उनका फंक्शन क्या होता है और उनका सोर्स क्या है सिंथेसिस का। और इसके अलावा जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मेंशन किए गए हैं उनके बारे में भी आपको याद होना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।